नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। आपको करंट अफेयर्स की आज की क्लास के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स। तो करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जियो प्लेटफॉर्म और जो फेसबुक है, इन दोनों के बीच में एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत 9.9% जो हिस्सेदारी है जियो प्लेटफॉर्म्स की वह फेसबुक खरीदेगा। ध्यान दीजिए, 9.9% जो इसकी पार्टनरशिप है उसे फेसबुक खरीदने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म और विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच में एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत यह हिस्सेदारी खरीदने की बात की गई है। फेसबुक के द्वारा 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की जो हिस्सेदारी है उसके लिए $5.5 बिलियन यानी लगभग 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा फेसबुक के द्वारा की गई है। फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी भी बन जाएगी इसी डील के साथ में। इस डील के साथ में इतने बड़े निवेश के बाद में फेसबुक जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन जाएगी, यानी उसके पास सर्वाधिक शेयर होंगे जियो कंपनी के। इस समझौते से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप है उसे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इससे उसे राहत मिलेगी, अपने कर्ज के बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही फेसबुक के लिए बेनिफिट यहाँ पर यह है कि उसकी भारत में जो उपस्थिति है वह और भी अधिक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक के लिए उपयोगकर्ताओं के आधार के लिहाज से भारत जो है वो सबसे बड़ा बाजार है। और इस डील की एक बड़ी बात यह है कि इस डील के अंदर जो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी ये है। यानी अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर फेसबुक के द्वारा किया गया है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फेसबुक का भारत में वर्ष 2020 तक 34 करोड़ मासिक एक्टिव यूजर बनाने का लक्ष्य है, और ये जो डील है ये फेसबुक और जियो दोनों के लिए ही ये फ़ायदेमंद साबित होगी, काफ़ी लाभकारी साबित होगी। अब हाल ही में जो अमेरिका में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी कमी आई है, और उसके जो भाव हैं वो $0 से भी नीचे चले गए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका में क्रूड ऑयल की कीमतें 20 अप्रैल के दिन $0 से भी कम चली गई, यानी शून्य से भी नीचे इसकी कीमतें चली गई हैं। और इसका एक बड़ा कारण रहा है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो क्रूड ऑयल है वो होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का, यानी WTI का जो क्रूड ऑयल, जिसकी कीमतें न्यूयॉर्क शहर के अंदर $0 के स्तर से भी काफ़ी कम चलेगी, यानी कि -40.32 अमेरिकन डॉलर प्रति बैरल तक इसकी कीमतें चली गई हैं, जो काफ़ी कम कीमतें हो गई है, जीरो से भी नीचे चली गई हैं कीमतें। साथ ही मई के वितरण के लिए WTI क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो $55.90 प्रति बैरल से $37.63 प्रति बैरल तक हो गई है, जो कि लगभग 306% की बड़ी गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है ये। और इसके साथ ही जो मई माह के जो फ्यूचर के जो इसकी जो रेट्स हैं, फ्यूचर रेट्स, वो काफ़ी कम हो गई है, उनमें 306% की गिरावट देखी गई है। और ये फैक्ट है, काफ़ी ध्यान देने की बात है कि मानव जाति के इतिहास में पहली बार क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो इतनी कम हुई हैं। और पिछली बार यही कीमतें, इसी प्रकार से कीमतें कम हुई थी तब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उसके बाद में क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो इसी तरीके से काफ़ी कम हो गई थी। और अब हम बात कर लेते हैं जो $0 के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि $0 से भी कम, तो इसका मतलब क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी देखिए, $0 से भी नीचे क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का मतलब यह है कि विक्रेता या जो निवेशक है वो क्रूड ऑयल के खरीदार को अनिवार्य रूप से खरीदे गए प्रत्येक बैरल के लिए भुगतान करेगा। यानी कि जो विक्रेता जो सामान्यतः अपनी बेची गई वस्तु के बदले में जो भी पेमेंट प्राप्त करता है, अब उसे वो पेमेंट मिलेगा नहीं, बल्कि उसे सामने से $40.32
प्रति बैरल चुकाने होंगे, ये भुगतान उसे करना होगा। यही इसका अर्थ है कि जीरो से भी नीचे चले जाना, कीमतों का माइनस में चले जाना या शून्य से कम हो जाना का अर्थ है कि जो विक्रेता है वो क्रेता को अपनी वस्तु बेचने के साथ साथ उसे उसके बदले में कुछ पेमेंट भी दिया करता है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट के क्या कारण रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण है मांग कम और आपूर्ति अधिक। देखिए, इकोनॉमी का ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है और उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो डिमांड और सप्लाई का जो ये रेशियो है उसका संतुलन है जब बिगड़ता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। इसी के विपरीत अगर डिमांड बढ़ जाए और इसकी सप्लाई यानी आपूर्ति कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और महंगाई हो जाती है। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट के हिसाब से वर्तमान में क्या है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं काफ़ी कम चल रही हैं, क्योंकि उसकी डिमांड भी काफ़ी कम हुई, ग्लोबल डिमांड में काफ़ी कमी आई है और उसकी जो सप्लाई है वो यथावत बनी हुई है। इस वजह से उसकी जो कीमतें हैं काफ़ी मात्रा में गिर गई हैं। दूसरा जो इसका जो प्रमुख कारण है वो है सऊदी अरब और रूस का विवाद। सऊदी और अरब और रूस के बीच में एक विवाद हो गया था। दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये आपस में एक समझौता किया था, जिसके तहत जो दोनों ने अपने जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कटौती करने के लिए सहमति जाहिर की थी। लेकिन रूस ने इसका पालन किया, लेकिन जो सऊदी अरब के जो नेतृत्व वाले जो देश हैं उन्होंने या कंपनियां उन्होंने इसके क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई कमी नहीं की, उसमें कोई कटौती नहीं की और वो यथावत पहले की तरह ही उसका उत्पादन करते रहे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि उसके कुछ ही समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बीच में पड़ करके इस विवाद को शांत करवाया, इसमें समझौता करवा दिया फिर से। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण रहा है जो कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट हुई है। तीसरा एक बड़ा कारण रहा है भंडारण विकल्पों की कमी। भंडारण विकल्पों की कमी से तात्पर्य यहाँ पर कि जो भंडारण का मतलब है स्टॉक्स को जो रखा रखा जाता है उसकी कमी रह गई है, संसाधनों की कमी हो गई। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से जो कच्चे तेल की जो ग्लोबल डिमांड्स है उसके अंदर काफ़ी कमी आई है और उस कमी की वजह से जो कच्चा तेल है वो आगे उसकी जो सप्लाई आगे नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी डिमांड बिल्कुल काफ़ी कम हो गई है। इसी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनके पास में एक ही ऑप्शन था कि या तो उत्पादन को बंद कर दें या फिर जो उत्पादन हो पा रहा है उसे किसी एक जगह स्टोर करें। लेकिन स्टोरेज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भंडारण के जो विकल्प हैं उसमें वो काफ़ी कम थे, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे उसके हिसाब से जो इसका स्टोरेज जो है स्टोरेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने संसाधन किसी के पास भी नहीं है, किसी कंट्री के पास भी नहीं है। इस वजह से भी ये मतलब ये जो तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी कम की गई, क्योंकि भंडारण करने की क्षमता किसी भी कंट्री के पास नहीं है। सभी कंट्रीज़ की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग समाप्त हो चुकी है और इस वजह से अब जो उत्पादन हो रहा है उस क्रूड ऑयल का क्या किया जाए, उसे कहाँ भंडारित किया जाए, एक बड़ी समस्या थी। इसी वजह से इसे कम कर दिया, इसकी जो कीमतें हैं उसे कम किया गया है, ये कीमतें कम हुई है। अगला जो इसका कारण है तेल उत्पादन में कटौती नहीं की गई। जैसे कि अभी रूस सऊदी अरब विवाद में भी हमने देखा पड़ा था कि जो देश हैं अरब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने तेल के उत्पादन में कोई कटौती नहीं की। अमेरिका ने भी क्या किया था, अमेरिका ने भी जब कुछ समय पहले अभी 2018-19 के अंदर अमेरिका वैश्विक जो क्रूड ऑयल उत्पादन है उसके अंदर प्रथम स्थान पर आ गया था। इसी के साथ उसने जो अपनी कंपनीज़ हैं उस पर ये जोर दिया कि वे क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ाएं और उसके उत्पादन को भी व्यवस्थित रखें। लेकिन इसी दौरान जो उसकी तेल की कीमतों में लगातार गिरावटें होने लगी और इसके साथ में उसके उत्पादन में कोई कटौती नहीं की गई और जब तक कटौती करने का फैसला लिया तब तक काफ़ी मात्रा में उसकी जो कीमतें हैं वो गिर चुकी थी। इसके बाद जो अगला कारण है इसका कीमतों में गिरावट का जो अगला कारण है वो बिक्री में होने वाली हानि की अपेक्षा पुनः उत्पादन शुरू करना अपेक्षाकृत महंगा होता है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है यूनिट्स हैं उनका वहाँ जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को शुरू करने में उसको बंद करके पुनः शुरू करने के अंदर काफ़ी मात्रा में जो श्रम और धन की बर्बादी होती है। इस वजह से उसे बंद करने की बजाय
इसका यही ऑप्शन रखा गया कि उसमें जो बंद करने में जो नुकसान होगा, हानि होगी, उसकी अपेक्षा बिक्री में हानि उठा ली जाए, क्योंकि वो उसकी जो बंद करके और पुनः प्रारंभ करने में जितना जो नुकसान होगा उससे काफ़ी कम यह नुकसान रहने वाला है। इसी वजह से उसकी जो कीमतें हैं क्रूड ऑयल की, उसे कम किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस सारी जो सिस्टम है इसके अंदर ओपेक की क्या भूमिका रहेगी। तो ओपेक जिसका नेतृत्व करता सऊदी अरब है, जिसके बारे में हमने अभी हमारी पिछली क्लासेज में पढ़ा है। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमारी पिछली क्लासेज की वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ओपेक जिसका नेतृत्व करता जो सऊदी अरब है, वह दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश संगठन है, और यह संगठन अकेले ही विश्व की लगभग 10% मांग को पूरी कर देता है। अब तेल की कीमतों को अनुकूल स्तर पर बनाए रखने के लिए उसे निर्धारित करने के लिए यह संगठन तेल के उत्पादन को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाता या उसमें कटौती करता रहता है। ये इस ओपेक का कार्य है। कहने का मतलब तेल की कीमतों और उसके उत्पादन को जो स्थिर बनाए रखना इसका ओपेक का कार्य। और आप साथ में ये जो स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक ऑयल प्रोडक्शन जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यूनिट है, इसका एक इमेज दिया गया सामने। हाल ही में जो पीवी संधू हैं, पीवी संधू जो कि भारत की बैडमिंटन प्लेयर है, उन्हें जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। वर्ल्ड चैंपियन पीवी संधू सहित 8 खिलाड़ियों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। पीवी संधू के अतिरिक्त कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग सी वेई और दूसरे हैं हुआंग या कियोंग, ये चाइना के प्लेयर्स हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के जैक शेफर्ड, जर्मनी के वालेस्का नोब्लाच, हांगकांग के चान हो यूएन और इसके अलावा जर्मनी के मार्क ज्वेलबर, ये सभी भी इस IM बैडमिंटन जो अभियान है, जो जागरूकता अभियान है, उसके अंदर शामिल हैं। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन के खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। साथ ही वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेलने की वकालत भी करते हैं। इस मंच के माध्यम से वो ईमानदारी से खेलने के लिए वकालत करते हैं। और ओलंपिक्स सिल्वर मेडल विजेता पीवी संधू, जो आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर पीवी संधू, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी खेल के अंदर ईमानदारी का होना काफ़ी आवश्यक हुआ है। साथ ही आप ये जो नीचे जो लोगो देख पा रहे हैं, ये लोगो है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लोगो है। आप इसके पीवी संधू की जो इमेज है उसके नीचे आप देख पा रहे हैं, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लोगो है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग को 100% आरक्षण जो दिया गया था उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। यह बयान है हाल ही में अपने फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की जो संवैधानिक पीठ है, उसने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द किया जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने कि अभी कुछ समय पहले जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल स्थित हैं, उनमें जो नियुक्ति के लिए 100% आरक्षण दिया ST वर्ग के लोगों को, ST वर्ग के शिक्षकों को, जो कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अमान्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार पर जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना लगाते हुए उसने ये कहा है कि वे आरक्षण की जो 50% की जो सीलिंग है उसे तोड़ना चाहते थे, और इसी अपराध के चलते उस पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ में इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 यानी 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट था उसे भी दोहराया, जिसके अनुसार आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है और वह 50% से अधिक नहीं जाए तो उसे वैध माना जाएगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो वाद 1992 के अंदर आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के अंदर अपने कुछ प्रमुख बिंदु रखे थे, जिसके तहत एक बिंदु यही भी था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ में इसी फैसले के अंदर अपने एक बिंदु में स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षण है वो पदोन्नति में आरक्षण न दिया जाए, जो प्रमोशन है प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय का फैसले का प्रमुख बिंदु था। साथ ही ये भी कहा गया था कि जो बैकलॉग सीट्स हैं उनके अंदर पिछले वर्ष की रिक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 16(4) के अंदर जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण अनुच्छेद 16(1) का किसी भी हद में किसी भी तरीके से विरोध नहीं करता है, बल्कि दोनों एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस तरह से इंदिरा साहनी जजमेंट दिया गया था और उसी की एक पॉइंट यानी 50% जो लिमिट है उसकी आरक्षण की, उसे दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इस फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने और क्या कहा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये फैसला पूर्वव्यापी नहीं है, अर्थात 50% से अधिक आरक्षण में की गई जो मौजूदा नियुक्तियां हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन भविष्य में प्रभावी नहीं होंगी। कहने का मतलब जो पूर्व में जो नियुक्तियां जिन्हें मिल चुकी है उन लोगों को इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी पूर्वव्यापी फैसला ये नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक इसका वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के संगठन, उसकी स्थापना, उसके कार्यों और उसके जो क्षेत्राधिकार हैं, इसके अलावा जजेज की संख्या है, ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में विस्तार से अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक के जो आर्टिकल्स उनमें वर्णन किया गया है। इसकी जो स्थापना वह 28 जनवरी 1950 को की गई थी, यानी संविधान के लागू होने की जो तिथि उसके 2 दिन बाद इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इससे पहले भी जो अंग्रेज शासनकाल था, जो ब्रिटिश शासनकाल, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट थी लेकिन उस समय उसका नाम कुछ सुप्रीम कोर्ट नहीं था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसका नाम नहीं था। इसकी जो लोकेशन है वर्तमान में वो तिलक मार्ग नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका जो मोटो यानी इसका जो उद्देश्य है, जो इसका वाक्य है वो है यतो धर्मस् ततो जयः है, यानी जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है। इसके जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज हैं यानी न्यायाधीश हैं उनकी संख्या है कुल 33, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश हैं। जिनमें से जो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो वर्तमान में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे इसके जो चीफ जस्टिस हैं। और साथ ही आप इमेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य भवन है उसे आप देख पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य भवन का इमेज है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा टॉपिक, इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी टीसीएस। टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी टीसीएस, जिसका पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है, उसने इजराइल में पहली बार पूरी तरह डिजिटल बैंक तैयार करने का निर्णय लिया है। वो करेगी, जिसे एक तस्वीर बदलने वाली परियोजना के रूप में भी देखा जा रहा है और जो दूसरे क्षेत्रों में बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है। इजराइल के जो वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है। बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है इजराइल के वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य उसके बैंकिंग सेक्टर में बदलाव लाना है और इसका इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग और कामकाज के मंच के सेक्टर में किया जाएगा। टीसीएस के जो ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से यह लैस होगा और 40 वर्षों के दौरान इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक है जो कि डिजिटल बैंक, और इसकी शुरुआत वर्ष 2021 के अंदर की जाएगी। अब अगला टॉपिक हमारा नूर। क्या है नूर, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हाल ही में 22 अप्रैल 2020 को ईरान के द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
इजराइल का एक सैन्य उपग्रह है नूर, जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान यानी सेंट्रल डेजर्ट से किया गया और इससे फ़ारसी भाषा में दश्त-ए-काविर यानी इसका जो फ़ारसी में इसका जो नाम है वह है दश्त-ए-काविर, यह भी कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि ईरान के द्वारा किया गया प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर दोनों देशों के मध्य जो बढ़ता हुआ तनाव है उसके बाद में किया गया है। यानी कि ये इसी लिहाज से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले अमेरिकी जो ड्रोन है उसने वहाँ के जो मिलिट्री जनरल है कासिम सुलेमानी उसको मार गिराया था। और इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु समझौता भी हो रहा था जनवरी 2020 के कुछ समय पहले। इसके बाद में अगर इस तरह का जो प्रक्षेपण किया जाता है सफलतापूर्वक उसे लॉन्च किया जाता है तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। अब अगला हमारा टॉपिक है, हमने जैसे पढ़ा था अभी कुछ समय हमारी कुछ क्लासेज में पिछली कुछ क्लास के 1-2 क्लास से पहले कि सुबनसिरी नदी है उसके ऊपर एक अस्थायी जो पुल है उसका निर्माण किया गया था। उसका मरम्मत की गई थी, उसे अपग्रेड किया गया था। उसी तरह से अब रावी नदी पर भी एक 484 मीटर लंबा परमानेंट ब्रिज बनाया गया है, यानी एक स्थायी पुल निर्मित किया गया है। और यह पुल भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। उसने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर 484 मीटर लंबे एक स्थायी पुल का निर्माण किया है। BRO के द्वारा किया गया है पुल का निर्माण। 484 मीटर इस लंबे इस पुल का जो निर्माण है वो प्रोजेक्ट चेतक के तहत किया गया था और इसमें सीमा सड़क कार्य बल बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स यानी BRTF के द्वारा यह कार्य किया गया है। इस पुल की जो निर्माण लागत है वो 17.89 करोड़ रुपए लगभग आई है। और इस पुल का जो निर्माण है उससे पहले लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र कासोवाल एनक्लेव सीमित भार क्षमता के पंटून पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ था। यानी इससे पहले यहाँ पर जो ब्रिज था उसका नाम था पंटून ब्रिज, जिससे यह जो 35 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था एरिया था वह पहले इस पुल के माध्यम से ही जुड़ा हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो प्रत्येक वर्ष जो ये पंटून पुल है वो मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था या रावी नदी की जो तेज़ धाराओं के अंदर यह बह जाता था, क्योंकि ये कमज़ोर पुल था, छोटा पुल था और यह स्थायी पुल नहीं था। इस वजह से यह हर वर्ष इसमें नुकसान हुआ करता था, जिसके कारण से मानसून के दौरान नदी के पार हज़ारों एकड़ उपजाऊ भूमि का उपयोग किसान नहीं कर पाते थे। ये एक बड़ा कारण है कि इसको ध्यान में रखते हुए ये जो हाल ही में जो स्थायी जो पुल है उसका निर्माण किया गया है। अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडियन मैप, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का इसमें क्षेत्र, पश्चिम भारत का क्षेत्र, इसमें उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। साथ ही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना और नेपाल जैसे देश भी इस मैप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे रावी नदी के बारे में बात कर लेते हैं कि रावी नदी जो कि ऋग्वेद कालीन जिसका नाम परुष्णी नदी है और जिसे लाहौर नदी भी कहा जाता है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के पास से रोहतांग दर्रे से, यहाँ से आप मैं पॉइंट कर रहा हूँ देखिए, इस बिंदु से गुजरती है और यहाँ से हिमाचल से बहते हुए पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब और पंजाब के बाद में पंजाब से गुजरती हुई है ये पाकिस्तान के अंदर बहती है और फिर वहाँ चिनाब नदी में जा कर के मिल जाती है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु के माध्यम से फिर ये आगे अरब सागर के अंदर यानी अरेबियन सी के अंदर गिरती है। तो ये थी रावी नदी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। और इस जो रावी नदी है ये अमृतसर और गुरदासपुर के बीच में एक सीमा का निर्माण भी करती है और साथ ही इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई वो 720 किलोमीटर आंकी गई है। और जिस नदी में ये जाकर मिलती है, जिसकी सहायक नदी है सिंधु नदी, हालांकि ये पहले चेनाब नदी में मिलती है और चेनाब आगे जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। तो सिंधु के बारे में बात करें तो सिंधु तिब्बत के जो मानसरोवर के निकट एक सिन का बाव नामक जो
जलधारा है वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है, जो कि 3180 किलोमीटर लंबी है। जो मानसरोवर यानी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मानसरोवर ये है सिंधु का उद्गम स्थल। यहाँ सेनका बाव नामक जो स्थान है वहाँ से इसका जो जलधारा है वहाँ से इसका जो उद्गम होता है, और यहाँ से ये उत्तर की ओर बढ़ती हुई पहले भारत में प्रवेश करती है चाइना से, और फिर भारत से ये आगे निकल करके और पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए अरब सागर के अंदर गिरती है। और ये जो रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, ये सभी जो नदियाँ हैं वो सिंधु की सहायक नदियाँ ही हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद्यादान। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने नई दिल्ली में ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया है। विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने तथा योगदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई लर्निंग संसाधनों का विकास किया जा सके। विद्यादान में एक कंटेंट बेस्ड टूल है। विद्यादान में कंटेंट बेस्ड टूल है जो किसी भी क्लास यानी 1 से 12 तक की किसी भी क्लास के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विषय हेतु, जैसे कि इंटरप्रिटेशन यानी स्पष्टीकरण, वीडियोज, प्रेजेंटेशन, इसके अलावा जो योग्यता आधारित जो विषय वस्तु है, क्विज हैं आदि को रजिस्टर करने और योगदान करने के लिए योगदानकर्ताओं को एक व्यवस्थित इंटरफेस प्रदान करता है। यानी कि ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जिससे कि ये जो ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन है वो ईजिली कार्य कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षाविदों और शैक्षिक संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए जोड़ा जाएगा। यानी कि इसमें शिक्षाविद हैं और शैक्षिक संगठन हैं जो कि जो विशेषज्ञ हैं, उन्हें इस पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करने के लिए, इसका विकास करने के लिए, इसमें योगदान देने के लिए इस प्लेटफॉर्म से, ये जो विद्यादान जो प्लेटफॉर्म है इससे जोड़ा जाएगा, और इससे देश भर के लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी सीखने में मदद करने के लिए इस शिक्षण सामग्री का उपयोग दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। दीक्षा ऐप जिसके बारे में हम हमारी पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, आप इसके बारे में जो और डिटेल है वो हमारी पिछली क्लासेस में जा करके देख सकते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास, ये जो लाखों बच्चों को जो सीखने में मदद करने के लिए ये शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा ये जो लॉन्च किया गया दीक्षा प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग सितंबर 2017 से 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही आप जो विद्यादान जो है उसका एक इंटरफेस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये जो विद्यादान जो है उसका एक इंटरफेस है जो कि MHRD के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसी के साथ आज की हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो कंप्लीट होती है, और अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। आपको आपके जवाब हैं वो अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। इसी के साथ हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। धन्यवाद।